हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज तारीख 4 हो गई है। विषय गणित शिक्षण, गणित शिक्षण के बारे में पढ़ते हैं। इकाई 1 सॉरी इकाई 2। कल हमने शिक्षण अधिगम संसाधनों के बारे में अध्ययन किया था। शिक्षण अधिगम संसाधन यानी विद्यालय के अलावा मतलब हम बालकों को, बच्चों को, शिक्षार्थियों को ज्ञान कहाँ पर दिया जाता है? विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, शिक्षण कराया जाता है। लेकिन आज जो युग है, वैज्ञानिक युग है, डिजिटल युग है, तो हम ये चाहते हैं या शिक्षा पद्धति या प्रणाली ये मानती है कि केवल शिक्षार्थी को विद्यालय में ही ज्ञान न मिले, बल्कि चारों तरफ जहाँ पे वो समाज में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस वस्तुओं से, जिस वातावरण से वो संपर्क में आता है, उस वातावरण के जो संपर्क में आई हुई चीज़ों को लेते हुए ज्ञान कराया जाता है। हमेशा आप ध्यान रखना कि बालक उसी चीज में रुचि रहेगा जो उसके मतलब बालक उसी बात को ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है या रुचि लेता है जो उसके मतलब सबसे ज़्यादा संपर्क में हो, सबसे ज़्यादा संपर्क में हो। यानी समाज में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, योजनाएं हैं, बातें हैं, उनको लेते हुए हम शिक्षण करा सकते हैं, शिक्षा और ज्ञान दे सकते हैं। और ये ज्ञान वैसे स्थायी भी होता है, वास्तविक होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो शिक्षण अधिगम संसाधन का मतलब यही है कि वे सभी संसाधन जिनके माध्यम से एक शिक्षार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक शिक्षार्थी को ज्ञान शिक्षा मिलती है, मतलब है कि नवाचार, नवीन ज्ञान मिलता है, वो सभी संसाधनों को शिक्षण अधिगम संसाधन कहा जाता है। इसके बारे में कल आपने अध्ययन किया था। अब शिक्षण अधिगम सामग्री ये भी 3 तरह की होती है, आपको बता दूं। शिक्षण अधिगम संसाधन ये भी 3 तरह की होती है। एक पहला है कि दृश्य अधिगम संसाधन, दूसरा है श्रव्य अधिगम संसाधन, और तीसरा है श्रव्य दृश्य अधिगम संसाधन। 3 तरह के दृश्य साधन, दृश्य अधिगम संसाधन, श्रव्य अधिगम संसाधन और श्रव्य दृश्य अधिगम संसाधन। नाम से मालूम पड़ रहा दृश्य देखना, श्रव्य यानी सुनना, श्रव्य और दृश्य यानी सुनना और देखना। तो दृश्य अधिगम संसाधन का मतलब ये हुआ कि वे संसाधन जिनको देखकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। इस दृश्य संसाधन का जो संबंध होता है वो आंखों से होता है, उसका आंखों से संबंध होता है। यानी जो देखकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, देखकर हम विद्या अध्ययन करते हैं या विषय के बारे में जानते हैं, तो उन सभी संसाधनों को हम दृश्य अधिगम संसाधन कहते हैं। अब दृश्य अधिगम संसाधनों में जैसे मानचित्र, चित्र, मॉडल और भी श्यामपट्ट, मैं श्यामपट्ट पर लिख रहा हूं आदि, ये सभी किसमें आएंगे? दृश्य साधन। अब ये जो ये श्यामपट्ट है, ये तो अपने व्हाइट बोर्ड है,
देखिए पहले अपने काला बोर्ड चलता था श्यामपट, लेकिन आज भी इनको हम श्यामपट ही कहते हैं क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई। ये बोर्ड हम इस पर लिखते हैं, इसको देख के शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि ये बोर्ड बोलता नहीं। ठीक है, यानी देख कर। अब है श्रव्य अधिगम संसाधन। श्रव्य अधिगम संसाधनों का संबंध कानों से, किससे? कानों से, यानी कानों द्वारा सुनकर छात्र या शिक्षार्थी ज्ञान की प्राप्ति करता है। उन सभी संसाधनों को हम कौन सी कैटेगरी में आता है? श्रव्य अधिगम संसाधन कहते हैं। यानी वे श्रव्य संसाधन यानी सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करना, या वे साधन जिनको सुनकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है उन्हें हम श्रव्य अधिगम संसाधन कहते हैं। अब इसमें जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, और ग्रामोफोन लिंगाफोन आदि, और बहुत सारे आपने देखा होगा वीडियो का हम सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। टैप रिकॉर्डर भी ऐसे है, जो रिकॉर्डर होती है उसी चीज को वापस रिप्ले करके हम सुनते हैं। ग्रामोफोन लिंगाफोन भी ऐसे ही माना जाता है। अब है अंत में श्रव्य और दृश्य अधिगम संसाधन। अब इन दोनों का संबंध आंखों और कानों से, यानी देख भी सकता है व्यक्ति और सुन भी सकता है। तो वे संसाधन जिनको देखकर और सुनकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, उन संसाधनों को हम श्रव्य दृश्य अधिगम संसाधन कहा जाता है। यानी ऐसे संसाधन जिनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उन सभी संसाधनों को किसमें कहते हैं? हम श्रव्य दृश्य अधिगम संसाधन कहा जाता है। अब इसमें आप देखेंगे तो टीवी आएगा, टेलीविजन, मोबाइल, ठीक है, नाटक और आदि और भी हो सकते हैं। आपने देखा ना टीवी में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, मोबाइल भी सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और नाटक को हम कभी आपने रामलीला कृष्ण लीला देखी होगी, जहाँ पर नाटक होता है उसमें व्यक्ति बोलते भी है और हमें दिखाई भी देता है। तो ये था अपने संसाधनों के प्रकार। अब इन संसाधनों का शिक्षण में क्या होता है? भाई मैं इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? कहीं ना, और हम शिक्षण से मतलब रखते हैं, तो इन सबका शिक्षण में क्या भूमिका है? शिक्षण में इनका क्या रोल है? आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो कौन सा टॉपिक होगा? कि शिक्षण में संसाधनों की उपयोगिता। शिक्षण में संसाधनों की उपयोगिता। शिक्षण में या अपन ऐसे बोल सकते हैं गणित शिक्षण में, गणित शिक्षण में संसाधनों की उपयोगिता, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, मतलब गणित शिक्षण में इन संसाधनों की क्या उपयोगिता होगी? यदि शिक्षक बालकों को भावी जीवन देना चाहता है, यदि शिक्षक अपने बालकों को भावी जीवन देना चाहता है, तो आवश्यक है कि बालकों को सजीव अनुभव के रूप में शिक्षा दी जाए। सजीव अनुभव के रूप में शिक्षा दी जाए। बालक अपने समय का अधिकांश भाग स्कूल में नहीं वरन समाज में बिताता है, व्यतीत करते हैं। अतः बालकों को संसाधनों के माध्यम से समाज के सजीव अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। यानी विद्यालय में केवल वो 6 घंटे या 5 घंटे बिताता है और 19 घंटे वो अपने समाज, अपने परिवार में बिताता है। यानी वो अपने ज़्यादातर समय अपने समाज, अपने वातावरण में बिताता है। तो कहने का मतलब ये, अगर एक बालक का जीवन या बालक को सर्वांगीण विकास करना है,
तो बालक जहाँ पर रहता है उस वातावरण को देखते हुए सजीव अनुभव कराना चाहिए, यानी वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए जो उसके बाद। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, एक 5वीं क्लास के बच्चों को अगर मैं गाय का निबंध बताऊँ तो गाय का निबंध लिखने से पहले मैं उनके आसपास जानकारी प्राप्त करूँगा कि भाई तुमने गाय देखी है, हाँ देखी है सर। गाय क्या करती है, गाय के कितने पैर हैं, गाय के कितने सींग हैं। तो बच्चे उस प्रत्यक्ष ज्ञान को देखकर अपना अनुभव व्यक्त करेंगे, अपनी पंक्तियाँ व्यक्त करेंगे, अपने विचार को व्यक्त करेंगे, तब जाके वो एक निबंध बनेगा। तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर हम सजीव अनुभव के माध्यम से शिक्षण करा सकते हैं। और वो ज्ञान स्थायी जो, अब इसकी उपयोगिता क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि स्कूल एवं समाज दो भिन्न अथवा स्वतंत्र संस्थाएं न होकर एक दूसरे से अभिन्न है, यानी दोनों अलग अलग संस्थाएं नहीं है, समाज अलग नहीं है और विद्यालय अलग नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वो कैसे? क्योंकि जो भी विद्यालय में एक्टिविटीज होती है, चाहे शिक्षण के माध्यम से हो, चाहे खेल के माध्यम से हो, चाहे प्रतियोगिता के माध्यम से हो, वो सभी उस समय वो टीचर के सामने कुछ नहीं, कोई रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन जो घर जाता है, आज हमको हाथी के बारे में बताया तो गांव में जाता है, हाथी को देखता है तो उस टीचर के द्वारा जो पढ़ाया हुआ पूरा चित्र और वो पूरी बातें उसके दिमाग में रिपीट होती रहती है, यानी उसका ज्ञान स्थायी होता रहता है। यही बात है कि जो चीज़ स्कूल में सिखाई जा रही है वो उसके समाज से रिलेटिव हो, उसके वातावरण से रिलेटिव होनी चाहिए। अब शिक्षण में संसाधनों की कैसे उपयोगिता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि पहला बिंदु है शिक्षा प्रदान करने का स्वाभाविक तरीका। शिक्षा प्रदान करने का स्वाभाविक तरीका। स्वाभाविक मतलब होता है कि इसके लिए ज़्यादा एक शिक्षार्थी को ज़्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक यानी स्वभाव से सीखता है। शिक्षा प्रदान करने का एक स्वाभाविक तरीका है, यानी आपको शिक्षार्थी पर ज़्यादा शिक्षण दबाव नहीं डालना है, बल्कि उस समाज से रिलेटिव अगर चीज़ पूछते हो, समाज से जुड़कर वो शिक्षण कराया जाता है तो वो स्वाभाविक उनको याद होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों के संपर्क में वो रह चुके हैं, उनके अनुभव के बारे में जान चुके हैं, उनके विषय के बारे में जान चुके हैं, तो स्वाभाविक ऑटोमेटिक उनके अंदर शिक्षण होगा, स्वाभाविक उनके अंदर ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा है नवीन रुचियों को प्रोत्साहन। दूसरा है नवीन रुचियों का प्रोत्साहन। अगर हम संसाधनों के माध्यम से शिक्षण कराते हैं तो बालकों में, शिक्षार्थियों में, अधिगमकर्ताओं में ऑटोमेटिक रुचियों मतलब उनके अंदर एक रुचि जागृत होगी, ऑटोमेटिक पढ़ने का एक उत्साह बढ़ेगा, अभिप्रेरणा बढ़ेगी, उत्प्रेरित होंगे और जिज्ञासा बढ़ेगी, यानी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। क्या? क्योंकि उन्होंने वो जो शिक्षण हम विद्यालय में करवाते हैं, कक्षाओं में करवाते हैं, तो उसका अनुभव वो अपने समाज में वो देखते हुए करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करता है, यानी नवीन रुचियों को प्रोत्साहन मिलता है। संसाधनों से बालकों में नवीन रुचियों को विकसित करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, जैसे मेला का आयोजन करना, मनोरंजन क्रियाएं करना और बहुत सारी बातें जो गणित शिक्षण में होती है। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित, करके सीखने सिद्धांत पर आधारित। अब ये जो करके सीखने, यानी करके सीखना, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत
सिद्धांत दिए थे, प्रभाव का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत और करके का सिद्धांत। यानी व्यक्ति, आपने देखा कि एक व्यक्ति जो आईटी करा हुआ है, जो गाड़ी को, मोटरसाइकिल को खोलना, उसका हार्डवेयर सब कुछ करना है, शायद में मुझे ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट मिलने वाले व्यक्ति को शायद गाड़ी का थोड़ा भी नॉलेज नहीं होगा। लेकिन जब वो गैरेज में काम करने वाला एक व्यक्ति, गैरेज में काम करने वाले व्यक्ति को पूरी गाड़ी खोल के दे दो, वो गाड़ी को वैसे ही वापस से सेट कर देगा या व्यवस्थित उसको कर देगा जैसे वो पहले थी। यानी उसने करके सीखा है, उसने करके ज्ञान प्राप्त किया है। यानी जो इंसान, जो बालक करके ज्ञान प्राप्त करता है, क्रियाशील रहता है या काम करके, कार्य करके, स्वयं करके सीखता है, उसका ज्ञान हमेशा लंबे समय तक स्थायी रहता है, लंबे समय तक स्थायी रहता है। यानी बच्चे स्वभाव से क्रियाशील होने के कारण वो अपने स्वभाव से सीखते हैं। उसके बाद में आदर्शों का निर्माण, चौथा है आदर्शों का निर्माण। आदर्शों का निर्माण यानी संसाधनों के द्वारा छात्रों में आदर्शों का निर्माण किया जाता है, जैसे अनुशासन में रहना, सत्य का आचरण करना, गरीब लोगों की सेवा करना, सहायता करना, चोरी नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना, अच्छे मधुर वाणी में बोलना और दूसरों के प्रति हित की भावना रखना, परोपकारी भावना रखना, ये सभी आदर्शों का निर्माण होता है। इसके बाद में नवीन सूचनाओं की प्राप्ति, पांचवा है नवीन सूचनाओं की प्राप्ति। नवीन सूचनाओं की प्राप्ति का मतलब होता है कि समय समय पर स्कूल में विशेष जनों के कार्यक्रम आयोजन करने से उन्हें नई नई जानकारी प्राप्त होती है, जैसे मनोरंजन क्रियाएं, वर्ग पहली, सुडोकू बनना, खेल खेल में गणित के सवालों को हल करना और गणित के सवालों को प्रतियोगिता रखना, इससे नई नई जानकारी प्राप्त होती है। जैसे गणित के क्लब होते हैं, गणित के मेले होते हैं, गणित के और भी प्रतियोगिताएं होती है, जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों को, बालकों को नई नई जानकारी प्राप्त होती है। और अब है कि संसाधनों द्वारा व्यवहारिक ज्ञान। कहने का मतलब है कि संसाधनों द्वारा बालकों को केवल पुस्तकीय तथा सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। इस प्रकार संसाधनों द्वारा उनके कई ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये थे अपने गणित शिक्षण में संसाधनों की उपयोगिता। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।